हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको समामेलन के बारे में बताया था कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, कौन कौन से प्रपत्र को कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा करवाने पड़ते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि समामेलन जब हो जाता है कंपनी का, तो समामेलन का जब प्रमाण पत्र मिल जाता है तो उसके बाद क्या प्रभाव होते हैं उसके बारे में बताऊंगी। कानूनी रूप से कंपनी का जन्म तो समामेलन प्रमाण पत्र पर छपी हुई तिथि से होता है, यानी जिस तारीख को समामेलन होता है, जो प्रमाण पत्र होता है ना, उस पर तारीख लिखी होती है, उसी के साथ होता है। उस तिथि को ये शाश्वत उत्तराधिकार के साथ में पृथक वैधानिक अस्तित्व प्राप्त कर लेती है। शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया जब कंपनी के बारे में पढ़ाया था। शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब है कंपनी का स्थायी अस्तित्व होता है, कंपनी के सदस्य आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी का अस्तित्व जो होता है स्थायी होता है ना। और पृथक वैधानिक अस्तित्व यानी कंपनी अलग है और सदस्य अलग है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग होता है। ठीक है, ये वैध प्रस्तावित को करने के लिए अधिकृत हो जाती है। ठीक है ना। समामेलन प्रमाण पत्र कंपनी समामेलन के नियम का निर्णायक प्रमाण है, यानी निर्णय करने के लिए कोई भी डिसीजन है उसके लिए निर्णायक प्रमाण के रूप में है। कल्पना करें उस पक्ष के साथ क्या होगा जिससे कंपनी ने कोई प्रस्तावित किया है, यानी कि अनुबंध किया है, उसे किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं है। उसे बाद में पता लगता है कि कंपनी का समामेलन विधि सम्मत नहीं था, अवैध था। यानी कि कई बार ऐसा होता है ना, कई बार हम अनुबंध कर लेते हैं, बाद में पता लगता है कि इसका जो समामेलन हुआ है वो क्या था, अवैध था ना, विधि के अनुसार नहीं था, नियम के अनुसार नहीं था। इसलिए वैधानिक स्थिति यह है कि कंपनी को समामेलन प्रमाण पत्र जारी हो जाने के पश्चात कंपनी के पंजीयन में कोई दोष रह जाने पर भी इसको वैधानिक व्यावसायिक अस्तित्व प्राप्त हो जाता है। यानी कि अगर समामेलन में कोई कमियां रह भी गई है, लेकिन अगर उसको प्रमाण पत्र मिल गया है तो उसको वैधानिक व्यावसायिक अस्तित्व मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए कंपनी को समामेलन का प्रमाण पत्र कंपनी के वैधानिक अस्तित्व का निर्णायक प्रमाण होता है। कुछ ऐसे भी दिलचस्प उदाहरण भी है जो कंपनी के समामेलन प्रमाण पत्र निर्णायक होने के प्रभाव को भी दर्शाते हैं। जैसे पहला है, पंजीयन के लिए 6 जनवरी को आवश्यक प्रलेख जमा कराए, है ना। समामेलन प्रमाण पत्र 8 जनवरी को जारी किया गया, लेकिन प्रमाण पत्र पर तिथि 6 जनवरी लिखी थी। यह निर्णय दिया गया कि कंपनी का अस्तित्व था, इसलिए 6 जनवरी को जो भी समझौतों पर हस्ताक्षर हुए वो न्यायोचित थे। समझ में आया कि 6 जनवरी को आपने सारे प्रपत्र वगैरह जमा कराए, लेकिन प्रमाण पत्र 8 जनवरी को मिला है। ठीक है, जारी 8 जनवरी को किया गया है, लेकिन प्रमाण पत्र पर तो तारीख लिखी हुई थी ना, वो 6 जनवरी लिखी थी। तो अब 6 जनवरी तारीख थी तो 6 जनवरी से ही मान्य होगा। आपने कोई ऐसे अनुबंध वगैरह कुछ कर लिए तो ठीक है, सब हस्ताक्षर वगैरह कुछ कर दिए समझौतों पर, तो वो न्यायोचित माने जाएंगे। दूसरा है, एक व्यक्ति ने संस्थापना प्रलेख पर दूसरे व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर कर समामेलन फिर भी वैधानिक माने। यानी एक संस्थापन प्रलेख यानी सीमा नियम जो मैंने आपको पहले बताया, उस पर हस्ताक्षर होता है। सार्वजनिक कंपनी की दशा में 7 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होते हैं, निजी कंपनी की दशा में 2 व्यक्तियों के होते हैं। तो उसमें क्या था, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन फिर भी समामेलन क्या था, वैधानिक माना जाएगा। तो इस प्रकार औपचारिकताओं में कितनी भी कमी क्यों न हो, एक बार इसके जारी हो जाने के पास कंपनी की स्थापना का ये पक्का जो है प्रमाण होता है। ठीक है, यद्यपि कंपनी का पंजीयन अवैधानिक उद्देश्य को लेकर हुआ है, फिर भी कंपनी के जन्म को नकारा नहीं जा सकता है। भले हम जानते हैं कि इसका उद्देश्य अवैधानिक है ना, पंजीयन का, लेकिन क्या है, जब पंजीयन एक बार हो गया, प्रमाण पत्र मिल गया, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कुछ बाद में होता तो कंपनी का समापन ही एकमात्र इसका हल होता है कि कंपनी का समापन किया जाए। समामेलन प्रमाण पत्र जारी हो जाने के पश्चात निजी एवं सार्वजनिक कंपनियों को 180 दिनों के भीतर व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेना होता है और तत्पश्चात ही कंपनियां व्यापार प्रारंभ कर सकती है। ठीक है ना। वैसे एक बात बताऊँ आपको कि जो समामेलन का प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो निजी कंपनी तो वैसे कर सकती है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी के लिए विशेष तौर से होता है व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होता है। ये टॉपिक आपका समामेलन का पूरा हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है पूंजी अभिधान।
पूंजी जो प्राप्त की जाती है ना कंपनी के अंदर शेयर जारी करके, उसके बारे में है ना। सार्वजनिक कंपनी जन साधारण से अंशों व ऋण पत्रों का निगमन करके आवश्यक धनराशि जुटा सकता है। इसके लिए इस प्राधिकरण पत्र जारी करना होगा, एक प्रपत्र होता है वो जारी करना होगा पूंजी जुटाने के लिए, जो जन साधारण को कंपनी की पूंजी के अभिधान के लिए एक प्रकार का आमंत्रण, यानी क्रय विवरण का नाम आपने सुना होगा। एक क्रय विवरण एक प्रपत्र होता है जो कंपनी जारी करती है आम जनता से या जन साधारण से पैसा प्राप्त करने के लिए अंश और शेयरों के माध्यम से, ठीक है। और उसके लिए औपचारिकता भी पूरी करनी होगी। जनता से धन एकत्रित करने के लिए उसे निम्न कदम उठाने पड़ेंगे। कंपनी को क्या क्या करना पड़ता है, जनता से पैसा प्राप्त करना है अंशों और ऋण पत्रों के माध्यम से, तो उसको क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। उसमें पहला पॉइंट आता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का अनुमोदन। सेबी नाम सुना होगा आप, इसका फुल नेम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। तो ये सेबी एक संस्था है जो इस प्रकार जो ये शेयर मार्केट होता है ना, इस पर अपना कंट्रोल रखती है, सारे दिशा निर्देश जारी करती है, निवेशकों के हितों की रक्षा भी करती है ना। तो ये कि हम देश का एक नियम प्राधिकरण है जिससे सूचना को प्रकट करने और निवेशकों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ दिशा निर्देश भी दे रखे हैं। जो सार्वजनिक कंपनी जनता से पैसा मांगती है उसे सभी आवश्यक सूचनाओं को भलीभांति प्रकट कर देना चाहिए। जो भी सूचनाएं मांगे सेबी उसको प्रकट कर देना चाहिए। एवं संभावित निवेशकों से कोई भी सूचना जो है उसे छुपानी नहीं चाहिए। निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है, इसीलिए जनता से धन जुटाने से पहले जो है सेबी की अनुमति भी आवश्यक होती है। यानी सेबी की संस्था है, उसकी अनुमति भी जरूरत होगी। दूसरा है प्रविवरण पत्र जमा कराना। कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रविवरण पत्र या स्थानापन्न प्रविवरण पत्र की जमा करानी होती है। प्रविवरण पत्र एक ऐसा कोई दस्तावेज है जिसमें कोई भी सूचना, परिपत्र, विज्ञापन या अन्य दस्तावेज शामिल है जो जनता से जमा आमंत्रित करता है या एक निगमित संस्था की प्रतिभूतियाँ खरीदने के लिए जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। यानी क्रय विवरण के बारे में अभी मैंने बताया कि क्रय विवरण एक प्रकार का जनता को दिया गया एक आमंत्रण पत्र होता है ना, कि कंपनी जनता को आमंत्रित करती है। क्या आमंत्रित किसी करती है? अंश ऋण पत्र खरीदने के लिए, पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए जो है जनता को आमंत्रित करती है। दूसरे शब्दों में ये जन साधारण से कंपनी की प्रतिभूतियाँ खरीदने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है। इस दस्तावेज में दी गई सूचना के आधार पर निवेशक, यानी जो इन्वेस्ट करने वाले होते हैं ना उसको निवेशक कहते हैं, किसी कंपनी में निवेश के लिए आधार बनाते हैं। इसलिए क्रय विवरण पत्र में कोई भी गलत सूचना नहीं होनी चाहिए। सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं उसमें पूरी तरह से भरी जानी चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है बैंकर, ब्रोकर और अभिगोपनकर्ता, ठीक है। इनके बारे में बताऊंगी। जनता से धन जुटाना अपने आप में एक बहुत भारी काम होता है ना। कंपनी के बैंक जो क्या करते हैं, प्रार्थना पत्र राशि प्राप्त करते हैं, यानी कि जो शेयर इशू कर देते हैं उसके लिए जो प्रार्थना पत्र किया जाता है तो उसके लिए राशि भी ली जाती है, वो कम बैंक जमा करते हैं। ब्रोकर्स फॉर्म वगैरह का वितरण करते हैं, जनता को शेयर खरीदने के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ब्रोकर्स होते हैं दलाल जो होते हैं ना, वो आवेदन मतलब जनता से शेयर वगैरह खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार ये कंपनी के अंशों को बेचने का प्रयत्न भी करते हैं। यदि कोई कंपनी को जनता द्वारा निगम के प्रति कोई यथोचित अनुक्रिया की आश्वस्ति नहीं, यानी कि कई बार ऐसा रहता है कि दलाल वगैरह ये ब्रोकर्स वगैरह होते हैं ना जो जनता को प्रोत्साहित करते हैं भी शेयर खरीदो, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, कोई खरीदने को तैयार नहीं होता है, तो कई बार क्या करते हैं कि अभिगोपनकर्ता की नियुक्ति भी कर सकते हैं। अभिगोपनकर्ता मतलब कौन होते हैं? जो जनता द्वारा अंशों के अभिदान न करने पर अगर जनता शेयर नहीं खरीदती है तो अभिगोपनकर्ता को खुद को शेयर खरीदने होंगे, इस बात की वो गारंटी देते हैं ना। तो ये होते हैं अभिगोपनकर्ता। लेकिन अभिगोपनकर्ता की नियुक्ति करना कंपनी के लिए आवश्यक नहीं है। ध्यान रखना, ये किस स्थिति में की जाती है? जब हमको शेयर बेचने, हमारे शेयर बिक नहीं रहे हैं इजीली, तो हम क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति जिसको अभिगोपनकर्ता कहते हैं, है ना, उस व्यक्ति को शेयर दे देते हैं। वो व्यक्ति ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है कि ये जनता में बेच देगा शेयर, अगर नहीं बिकेंगे तो वो स्वयं खरीद लेगा। तो एक प्रकार से हमारे को गारंटी मिल जाती है शेयर को बेचने की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूनतम अभिदान। कंपनियां अपर्याप्त साधनों से व्यापार प्रारंभ न करें, इसके लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि अंशों के आवंटन से पहले कंपनी के पास अंशों की न्यूनतम संख्या आवेदन आ जानी चाहिए। यानी कि कंपनी जो है
प्रारंभ करती है ना व्यापार, उससे पहले ऐसा होना चाहिए कि कम से कम न्यूनतम राशि के शेयर मतलब निगमित हो सके, है ना। कहने का मतलब है न्यूनतम राशि संख्या जो है आवेदन यानी शेयरों के बारे में वो आ जानी चाहिए, उसके बाद ही कार्य होना चाहिए। कंपनी अधिनियम के अनुसार उसे न्यूनतम अभिधान कहते हैं। तो मतलब आवेदन आना शेयर खरीदने के लिए जो आवेदन है कम से कम इतने शेयर के लिए तो आवेदन हमारे पास आ जाए, उसके बाद ही कंपनी व्यापार प्रारंभ करें, ठीक है ना। इसको न्यूनतम अभिदान कहते हैं। सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार न्यूनतम अभिदान की राशि की सीमा जो होती है निगम के आकार के 90% के आधा, जितना निगम है ना उसके आकार के 90% है। यदि 90% से कम की राशि के लिए शेयरों के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं तो आवंटन नहीं किया गया, यानी 90% कम से कम आवेदन आ जाए, जितना आप निगम कर रहे हैं उसके 90% है ना शेयर लोगों ने ले लिए या आवेदन कर दिया, तब आप अंशों का आवंटन करेंगे, ठीक है। अगर नहीं आती है तो जो भी आपको आवेदन राशि मिली ना वो उसको वापस लौटा दी जाएगी, है ना। नेक्स्ट है शेयर बाजार में आवेदन। कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार की अनुमति के लिए कम से कम एक शेयर बाजार में आवेदन भी किया जाना चाहिए, शेयर मार्केट में भी अप्लाई करना चाहिए। अभिधान सूची के बंद होने की तिथि से इस सप्ताह पूरे होने तक अगर आपको शेयर मार्केट से अनुमति नहीं मिलती है तो ये आवंटन अमान्य होगा। यानी कहने का मतलब एक सप्ताह के अंदर आपको, जब आपने आवेदन किया ना शेयर मार्केट में अंशों के लिए, है ना, तो अगर आपको एक सप्ताह के अंदर अनुमति नहीं मिलती है तो जो आप आवंटन है वो अमान्य होगा। 8 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जिन्होंने भी आवेदन किया है शेयर के लिए उनको आप राशि वापस लौटा देंगे, ठीक है। अंशों का आवंटन। यदि आवंटन शेयरों की संख्या आवेदनों की संख्या से कम है, शेयर जो है संख्या आवेदनों की संख्या से कम है, जितने आवेदन किए उसकी संख्या से कम है, या फिर आवेदक को कोई भी शेयर आवंटित नहीं किए गए तो अतिरिक्त आवेदन राशि या तो आवेदक को वापस लौटा दी जाएगी और या उन पर देय आवंटन राशि में समायोजन कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है जो भी आवंटित शेयर है ना उनकी संख्या आवेदन की संख्या से, जितना आवेदन किया उससे कम है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि आवंटित संख्या ज़्यादा है, अब क्या करेंगे, उसके ज़्यादा शेयर है तो क्या करेंगे, या तो क्या करेंगे जो उनकी आवेदन की राशि है उसको या तो वापस लौटा दो, या जो राशि मिली हुई है उसमें जो जितना उनको आवंटन करना है शेयर उस राशि में उसको एडजस्ट कर दो, है ना। दोनों में से कुछ भी किया जा सकता है। सफल आवंटन प्राप्तकर्ताओं को आवंटन पत्र भेजा जाएगा। आवंटन के 30 दिन के अंदर निदेशक या सचिव के हस्ताक्षर युक्त आवंटन विवरणी कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा करा जाएगी, यानी कि कंपनी रजिस्ट्रार के पास जो भी शेयर अलॉट किए जाते हैं आवंटित किए जाते हैं उसकी सारी सूची या विवरणी जो है रजिस्ट्रार के पास जमा करा दी जाएगी। कब, आवंटन के 30 दिन के अंदर, ठीक है। एक सार्वजनिक कंपनी के लिए आवश्यक नहीं है कि वे अंश और ऋण पत्रों को खरीद के लिए जनता को आमंत्रित करें। इसके स्थान पर वह निजी कंपनी की तरह मित्रों, सगे संबंधियों या निजी स्रोतों से धन जुटा सकती है। ऐसी स्थिति में क्रय विवरण जारी करने की आवश्यकता नहीं। कहने का मतलब है देखो, निजी कंपनी तो क्रय विवरण जारी करती नहीं, निजी कंपनी तो पैसा अपने निजी मित्रों, रिश्तेदारों, अपने खुद के उससे ही इकट्ठा करती है। लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी जो जनसाधारण से पैसा प्राप्त करना चाहती है तो वो शेयर अलॉट करती है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, सार्वजनिक कंपनी को अगर पैसे की जनता जरूरत नहीं हो जनता से प्राप्त करने की तो वो भी अपने मित्रों, रिश्तेदारों से कर सकती है इकट्ठा, या निजी कोई साधन उससे कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में उसको क्रय विवरण जारी करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि क्रय विवरण जारी तभी किया जाता है जब हमें जनसाधारण से या आम जनता से पैसा लेना हो, ठीक है। तो वे क्या करेगी, वो आवंटन से कम से कम 3 दिन पहले रजिस्ट्रार के पास स्थानापन्न क्रय विवरण पत्र जमा कराया जाएगा। कहने का मतलब है कि ऐसी जब वो क्रय विवरण जारी नहीं करती है तो अंशों का जो आवंटन किया जाएगा उससे 3 दिन पहले रजिस्ट्रार के पास एक प्रपत्र जमा कराना होगा, जिसे कहते हैं स्थानापन्न जो है क्रय विवरण पत्र। क्रय विवरण के स्थान पर दूसरा एक प्रपत्र है जिसे उसे जमा कराना होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपके पूरे हो गए जो पूंजी अभिधान से संबंधित थे। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।